संचार हम लोग पढ़ रहे हैं और संचार में कई सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, संचार में कह सकते हैं जो बहुत ही जानने लायक जो चीज़ें थी वो हम लोगों ने पढ़ ली हैं और इसी क्रम को हम अब आगे बढ़ा रहे हैं और कई सारी अन्य चीज़ों को भी जानने समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई आज हम लोग पढ़ेंगे संचार के अध्ययन के बारे में और संचार के मॉडल्स के बारे में। संचार के जो अलग अलग मॉडल्स हैं जिनसे भाई लोग बड़ा घबराते हैं, उनको याद करने से, उनको समझने से, उसको मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई संचार के मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन वो हमारा मेन फोकस होगा, लेकिन उससे पहले संचार अध्ययन को पढ़ लेते हैं। देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि इस दुनिया में संचार की जो महत्ता है, संचार की जो इम्पोर्टेंस है, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, संचार की जो इम्पोर्टेंस है, संचार की जो महत्व है, उसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, संचार ने अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित किया है, लोगों की राय को प्रभावित किया है, विचारधाराओं को प्रभावित किया है। इसलिए संचार बहुत ही मजबूत चीज हो जाती है। कम्युनिकेशन जो है बहुत ही मजबूत चीज बन जाती है। इसलिए अलग अलग देशों ने संचार के अध्ययन का काम शुरू कर दिया कि भाई संचार को लोगों तक पहुंचाया जाए, संचार की पढ़ाई करवाई जाए, इसमें शोध करवाए जाए, क्योंकि ये है तो बहुत ही मजबूत चीज। जिस चीज के जरिए जो है यूरोप में पुनर्जागरण शुरू हो गया, लोगों तक जागरूकता फैलने लग गई, लोग जागृत होने लग गए अपने अधिकारों को लेकर के, लोगों में जन जागृति फैल गई, लोग जानने समझने लग गए कि भाई हमारे अधिकार क्या हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता आ गई, जिसके जरिए कह सकते हैं जो एक आपने अलग अलग प्रोपेगेंडा सुने होंगे, अलग अलग प्रोपेगेंडा चले, जैसे नाजी प्रोपेगेंडा, हिटलर वाला जो है वो प्रोपेगेंडा, तो इस तरीके के अलग अलग प्रोपेगेंडा चले। तो किसके जरिए चले? संचार के जरिए चले। आज भी देखिए प्रोपेगेंडा चलते हैं अलग अलग। राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति में इसका जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। किसका? प्रोपेगेंडा का। प्रोपेगेंडा जो है किसके जरिए इस्तेमाल किया जाता है? संचार के जरिए लोगों तक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। प्रोपेगेंडा एक अलग विषय है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं फिलहाल संचार अध्ययन के बारे में कि संचार की महत्ता को देखते हुए, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंसी को देखते हुए अलग अलग देशों ने संचार के अध्ययन की व्यवस्था शुरू की। इसी क्रम में अमेरिका ने एक बड़ा प्रयास किया कि एक प्रोपेगेंडा रिसर्च की स्थापना कर दी। इसका नाम इन्होंने रखा था इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोपेगेंडा रिसर्च। ये अमेरिका ने इसकी स्थापना कर दी कि भाई ये प्रोपेगेंडा जो है, जिसमें जो हिटलर का जो नाजीवाद वाला प्रोपेगेंडा था, उसका अध्ययन करने के लिए विशेष रूप से, इसके अलावा कुछ अन्य प्रोपेगेंडा का रिसर्च करने के लिए भी अमेरिका ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग ठीक है? प्रोपेगेंडा रिसर्च, इसकी स्थापना कर दी अमेरिका ने, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोपेगेंडा रिसर्च। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस, इन देशों ने भी अलग अलग रिसर्च सेंटर की स्थापना की, संचार की जहां पढ़ाई होती हो, जिसको मीडिया कॉलेज के नाम से जाना गया, उनकी स्थापना की। किसके लिए? संचार के अध्ययन के लिए। ठीक, हम पढ़ रहे हैं भाई भारत में जनसंचार, हमारा जो मेन फोकस है वो है भारत में संचार के बारे में जानना समझना कि भारत में संचार की अध्ययन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो चलिए भाई भारत में ही आते हैं सीधे। हमारे देश में कैसे क्या इसकी शुरुआत हुई और इसका क्या इतिहास रहा है, अब इसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे नेताओं ने, महापुरुषों ने संचार माध्यमों का बहुत यूज किया। बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े राजनेताओं ने, महापुरुषों ने, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय जैसे कई नेताओं ने जेल में या जेल से बाहर लोगों तक जन जागरूकता फैलाने के लिए, जो अंग्रेज कर रहे हैं भारतीयों के साथ, जो अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जो भी कुछ है, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या हुआ, ये लोग क्या करते थे, अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने कंटेंट्स के माध्यम से, लेखनों के माध्यम से लोगों तक जागरूकता फैलाते थे।
तो संचार की जो इम्पोर्टेंसी है ये तो बहुत वैसे लंबे समय से रही है, लेकिन हमारे आजादी का जब संघर्ष चल रहा था हमारे देश में, उस समय संचार की इम्पोर्टेंसी बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा। ये कह सकते हैं हमारे आजादी की लड़ाई में संचार माध्यमों ने, मीडिया चैनल, उस समय टीवी तो था नहीं, तो अखबारों ने, पत्रिकाओं ने बहुत अहम रोल निभाया हमारे देश की आजादी, हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए। तो भारत की आजादी में संचार माध्यमों का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो जब भारत को आजादी मिली तो भारत सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां थी। भारत का विभाजन भी हो गया था, दो अलग अलग देश बन गए थे, भारत पाकिस्तान। इसके बाद क्या हुआ, आजादी के बाद हमारा देश कैसा था वो सब जानते हो आप लोग। कई तरीके की समस्याएं, कई मोर्चों पर दिक्कतें थी। आर्थिक तौर पर भी हमारा देश कमजोर था और लोग गरीब थे, बड़ा समस्याओं का सामना कर रहे थे। यहाँ उद्योग धंधे नहीं थे, रोजगार नहीं था लोगों के सामने, महंगाई, बेरोजगारी, हर तरह की समस्याएं थी। सरकार जो है इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने तरह तरह के उपाय करना शुरू किए। तो सरकार ने सोचा यार कोई ना कोई भाई ऐसा कोई हथियार हो जिससे लोगों के उन समस्याओं को उस हथियार के माध्यम से उन समस्याओं को खत्म किया जा सके। तो एक चीज देखी गई कि भाई संचार ने हमारी आजादी हमें दिलाने में संचार ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो भाई संचार के जरिए ही हम अपना जो काम है, हम जो आगे करना चाहते हैं, हम इस संचार के जरिए ही करेंगे। तो सरकार ने संचार को ही, उस संचार को जिस संचार ने हमें आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस संचार का अब सरकार ने उसको सोचा कि भाई इसी संचार के माध्यम से अब हमारे देश को मजबूत भी बनाया जाएगा। तो क्या हुआ कि संचार को बढ़ावा दिया जाने लगा, समय समय पर संचार माध्यमों का विकास हुआ। ठीक है, दूरदर्शन जो है वो चालू हुआ, आकाशवाणी शुरू हुई, अलग अलग चीजें शुरू हुई। और मेन चीज जो भारत में संचार, हम बात करें हालांकि अध्ययन की, जब संचार माध्यमों की बात करेंगे तब उसमें दूरदर्शन, टीवी, इनका विकास कैसे हुआ वो सब वहां पढ़ेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं अध्ययन की, तो अध्ययन में हमने ये पढ़ेंगे कि भारत सरकार का जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, आईटी जिसे कहा जाता है, आईटी मिनिस्ट्री। तो आईटी मिनिस्ट्री ने क्या किया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी देते हैं क्योंकि ये चीज सब जानना जरूरी है, नाम और डेट ये जानना जरूरी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 1965 में आईआईएमसी की स्थापना नई दिल्ली में करी। तो 1965 में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईआईएमसी की स्थापना की, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान की स्थापना की। भारतीय जनसंचार का संस्थान का स्थापित करने के पीछे उद्देश्य क्या था कि भाई जो मीडिया के लोग हैं, मीडिया के जो मीडिया की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रशिक्षित करना। क्योंकि भाई भारत सरकार संचार के लाभों से, संचार के फायदे से तो भाई भारत सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से, भारत सरकार ही नहीं पूरी दुनिया जान गई थी कि भाई संचार जो है बहुत मेन चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि इसकी शिक्षा दी जाए, लोगों तक इसका संदेश पहुंचाया जाए। ठीक है, लोगों को संचार की जानकारी दी जाए। तो संचार की जानकारी देने वाले भी तो होने चाहिए समाज में, तब तो संचार की जानकारी दी जाएगी। इसीलिए तो संचार अध्ययन की शुरुआत की गई। इसके लिए भारत सरकार ने 1965 में आईआईएमसी की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था कि जो मीडिया के विद्यार्थी हैं उनको ट्रेनिंग देना और शोध कार्य करना, शोध यानी रिसर्च। तो इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। क्या क्या था, इसको आप लिख भी सकते हैं, प्रशिक्षण और शोध। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे कि मीडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रशिक्षण देना और शोध कार्य कराना। प्रशिक्षण देने से क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स होंगे उनको मीडिया की समझ होगी, वो अपना संदेश लोगों तक अच्छी तरीके से पहुंचा सकेंगे। और शोध का मतलब क्या होता है, शोध से क्या होगा कि मीडिया में विकास होगा। शोध किया ही इसीलिए जाता है कि उस क्षेत्र में नई नई जानकारियां सामने आए ताकि उस क्षेत्र को लाभ हो सके। तो संचार के लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी थी,
प्रशिक्षण भी जरूरी था और शोध भी जरूरी था। इसके लिए भारत सरकार ने आईआईएमसी की स्थापना की। आईआईएमसी जो है नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित भारत का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा संस्थान आज भी है। ये अपनी जिम्मेदारी 1965 से 2023 आज तक, अभी तक और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है ये अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी निभाता रहेगा। तो आईआईएमसी की स्थापना की है और आज भी हमारे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में इसका नाम आता है। आईआईएमसी की स्थापना के बाद कई अन्य भी सरकारी कॉलेजों की स्थापना की गई। फिर क्या हुआ, इस दौड़ में प्राइवेट कॉलेज भी उतर आए हैं। आज के समय देखा जाए तो भाई कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो भी संचार अध्ययन करवाना शुरू कर दिया, उन्होंने भी मीडिया की पढ़ाई कराना शुरू कर दिया है। तो संचार अध्ययन है, उसका क्षेत्र जो है धीरे धीरे जो है वो विस्तृत होता चला गया है हमारे देश में। ठीक है, तो संचार अध्ययन, हालांकि आज भी सच्चाई देखिए यही है। सच्चाई क्या है कि इतना सब होने के बावजूद संचार अध्ययन का क्षेत्र में आज भी हम पीछे हैं। हमारा देश जो है वो पीछे है, यानी हमारे देश में संचार अध्ययन के क्षेत्र में क्रांति लाने का समय है। आज के समय भी युवाओं से अगर हम लोग देखिए मीडिया में काम करते हैं, मेरा एक चैनल भी है खबर ज्ञान नाम से, आप उसको भी अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा। तो जब हम खबर ज्ञान के लिए जब हम काम करते हैं या किसी भी उससे पहले भी मैंने जहां काम किया है, जब हम लोग लोगों के बीच जाते हैं, बात करते हैं, तो युवाओं से हम पूछते हैं कि भाई आप क्या बनना चाहते हैं? भैया फौज में जाना चाहते थे। अच्छा मेडिकल, अच्छा मेडिकल में जाना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्र होते हैं, इंजीनियर कोई बनना चाहता है, कोई मेडिकल में जाना चाहता है, कोई फौज, कोई पुलिस। मीडिया का नाम कोई नहीं लेता, पत्रकारिता का नाम नहीं लेता, भाई हम पत्रकार बनना चाहते हैं। बहुत कम, 1000 में से मुश्किल में 10। क्यों नहीं अगर जाना चाह रहा तो उसके पीछे का एक बड़ा रीजन हो सकता है कि संचार अध्ययन के केंद्र, संचार अध्ययन कराने वाले कॉलेजेस की संख्या कम है, खासकर सरकारी तो और भी कम है। आज के समय भी संचार अध्ययन करने के लिए लोग जो हैं वो राजधानी को ही, दिल्ली को ही एक प्रमुख केंद्र के तौर पर जानते हैं। भाई दिल्ली चलेंगे, वहां अलग अलग हमें मिल जाएंगे, ज्यादा मिल जाएंगे। गुणवत्ता के मामले में भी लोग वहीं चले जाते हैं, क्वालिटी के मामले में भी यहाँ पे वहां ज्यादा अच्छी होती होगी। हालांकि मैं किसी संस्था की समीक्षा नहीं कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि संचार अध्ययन की जो केंद्र है, संचार अध्ययन की जो स्कूल कॉलेजेस हैं, स्कूल तो नहीं माफ कीजिएगा, कॉलेजेस जो हैं उनकी संख्या में क्या है, कमी है। ठीक है, तो क्यों नहीं इस पेशे को लोग पसंद कर रहे हैं, क्यों नहीं इस पेशे में आज भी आना चाहते हैं? इसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि संचार अध्ययन जो है इसके क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं अभी भी पीछे हैं। तो चलिए भाई, संचार अध्ययन के बाद अब हम लोग संचार मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। हालांकि इस क्लास में जो है हम पूरे मॉडल्स को तो कवर नहीं कर पाएंगे, इसको भी हम एक और वीडियो में कवर कर पाएंगे कि भाई संचार के जो मॉडल्स है, क्योंकि तरह तरह के समय समय पर मॉडल्स आते रहे हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं, जितना हो सकता है उतने मॉडल्स इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, फिर आगे। तो अब हम शुरू करते हैं संचार मॉडल्स के बारे में पढ़ना। संचार मॉडल्स, ज्यादा शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो संचार आदर्श, इंग्लिश में कहेंगे तो कम्युनिकेशन मॉडल्स। देखिए भाई, कम्युनिकेशन मॉडल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अरस्तु जी का नाम अपनी जुबान पर लाना होगा। अरस्तु जी राजनीति विज्ञान के जनक, आज से लगभग एक बहुत लंबे समय पहले, 2000 से 2300 वर्षों पहले, ठीक है, बहुत लंबे समय पहले, हजारों वर्षों पहले अरस्तु जी ने संचार का बहुत ही शुरुआती मॉडल प्रस्तुत किया था। संचार का सबसे शुरुआती मॉडल, जिसे अरस्तु मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो अरस्तु मॉडल में क्या है भाई? अरस्तु मॉडल में क्या था कि इन्होंने संचार के बारे में ये चीज बताई थी कि भाई कोई एक हाँ, तो देखिए भाई, अरस्तु मॉडल शुरू करने से पहले हम जरा संचार मॉडल के बारे में 2-4 लाइनों में उसकी चर्चा कर लेते हैं कि संचार मॉडल्स क्या होते हैं। तो देखिए भाई, संचार मॉडल्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज, संचार मॉडल्स का मतलब होता है संचार की प्रक्रिया जो है इसको जानने समझने का बड़ा प्रयास किया गया, बड़ी कोशिशें की गई। भाई संचार जो है वो कैसे लोगों को प्रभावित करता है। जो संचार है जिसके जरिए लोग जागरूक होते हैं, जिसके जरिए लोगों की राय जो है वो प्रभावित होती हैं, इफेक्ट डालती हैं, उनकी राय पर ये इफेक्ट डालता है संचार। तो ये संचार जो है
इसकी प्रक्रिया जो है ये कैसे होती है। तो अलग अलग समय पर राजनीति शास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने, अलग अलग विद्वानों ने संचार के मॉडल्स प्रस्तुत किए। उन्होंने अपने मॉडल्स में बताया कि भाई संचार जो है वो ऐसे होता है, संचार की प्रक्रिया ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो सबने अपने अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट किया। पिछले मॉडल्स की कमियां निकाल कर कोई नया मॉडल किसी वैज्ञानिक ने प्रस्तुत कर दिया, विद्वान ने प्रस्तुत कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। फिर पुराने की कमियां निकाल के कोई नए ने प्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही संचार मॉडल्स जो है समय समय पर विकसित होते चले गए। तो आज हम लोग अरस्तु मॉडल पढ़ेंगे। अरस्तु के बाद जो है कुछ अन्य मॉडल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल पहले अरस्तु मॉडल पढ़ते हैं। अरस्तु मॉडल संचार का। तो अरस्तु मॉडल में क्या है कि अरस्तु जी ने क्या बताया संचार के बारे में। उन्होंने बताया कि एक संदेश जो है वो एक आदमी भेजता है और दूसरा आदमी उसको ग्रहण करता है, लेकिन इन्होंने संदेश भेजने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, ज्यादा महत्व दिया। हालांकि उन्होंने मीडियम्स के किसी माध्यम के जरिए वो संदेश भेजता है, हालांकि इन्होंने जो संदेश भेज रहा है इसका ज्यादा उल्लेख किया, इस पर ज्यादा इन्होंने हाईलाइट किया कि भाई संचार भेजने वाला बहुत ही मेन होता है। अगर हम कोई संदेश भेज रहे हैं तो भेजने वाले पर इन्होंने बहुत फोकस किया था। सबसे शुरुआती मॉडल है संचार का, सबसे नंबर 1 मॉडल, जो बहुत ही समय पहले इसको प्रेजेंट किया था अरस्तु जी ने, राजनीति विज्ञान के जनक ने। तो इन्होंने ये बताया था कि एक संदेश भेजने वाले में कई सारी क्वालिटी होनी चाहिए, कई सारे उसमें तथ्य होने चाहिए, कई सारी चीजें होनी चाहिए, तब वो संदेश अच्छी तरीके से भेज पाएगा। तो उन्होंने देखिए कुछ 6 पॉइंट्स में अपना मॉडल जो है, ठीक है, उसको उन्होंने कुछ पॉइंट के तौर पर उन्होंने बताया कि भाई जो संदेश भेज रहा है ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज शब्दों का चुनाव। अरस्तु जी ने बताया कि हम जब कोई संदेश भेजते हैं तो उसमें शब्द बहुत मेन होते हैं। मैंने देखिए शब्दों के बारे में पिछली क्लास में भी आपको पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि आप कोई मैसेज भेज रहे हैं, कोई भी जानकारी दे रहे हैं, उसमें जो ये शब्द होते हैं ना, ये जो वर्ड होते हैं, ये बहुत अहम रोल निभाते हैं, बहुत मतलब कह सकते हैं लीडिंग भूमिका निभाते हैं। अगर शब्द आपके कमजोर हैं तो मजा नहीं आएगा संचार करने में, संदेश भेजने में। तो शब्दों का चुनाव पर उन्होंने अरस्तु जी ने बहुत ही विशेष फोकस किया था। ठीक है, सबसे पहली चीज होगी शब्दों का चुनाव। दूसरी चीज होती है कि लक्षित वर्ग की, इसको लिखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, लक्षित वर्ग की सूझबूझ। ठीक है, यानी जो संदेश भेज रहा है, जो खबर सुना रहा है, जो लोगों तक अपनी जानकारियां दे रहा है, उसको लक्षित वर्ग की भी सूझबूझ होनी चाहिए कि भाई हम अगर कोई जानकारी दे रहे हैं तो हमारा लक्षित वर्ग। अच्छा, लक्षित वर्ग का मतलब क्या होता है? लक्षित वर्ग, इसको इंग्लिश में कहते हैं टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का मतलब हम कोई संदेश दे रहे हैं तो उसका टारगेट ऑडियंस कौन है, उसका मेन सुनने वाला आदमी कौन है। टारगेट जैसे कोई भी जब बैटिंग टीम क्रिकेट में जब रनों का पीछा करती है तो एक टारगेट को दिमाग में सेट करके रखती है कि भाई हमें इस टारगेट तक पहुंचना है, तब हमारी जीत होगी। तो ऐसे ही जब कोई संचार कर्मी, एक मीडिया कर्मी जब अपना संदेश भेजता है तो उसके दिमाग में अपनी टारगेट ऑडियंस भी होती है कि हम किसके लिए अपना संदेश भेज रहे हैं, किसको हम सुनाना चाहते हैं। तो टारगेट ऑडियंस की भी आपको सूझबूझ होनी चाहिए। ये अरस्तु जी का कहना है, हमारा कहना नहीं है। जो अरस्तु जी का जो मॉडल है वो उन्होंने बताया कि नंबर 1 चीज शब्दों का चुनाव होना चाहिए, अच्छे से शब्द रखिए अपने पास, अगर शब्द नहीं होंगे तो प्रॉब्लम है। दूसरी चीज लक्षित वर्ग की सूझबूझ होनी चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस जो है, आपको उसकी सूझबूझ होनी चाहिए। भाई हम जो सुना रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, वो लोगों को पसंद आएगा भी कि नहीं आएगा, ये चीज होनी चाहिए। तीसरी चीज सूचना सामग्री की गुणवत्ता। सूचना सामग्री की गुणवत्ता, यानी जो हमारे पास सूचना सामग्री, यानी जो हमारे पास मैसेज है, उसकी गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। किसको? संदेश देने वाले को, क्योंकि इनका जो मॉडल है ये मुख्य रूप से संदेश देने वाले को ही हीरो बना देता है।
यानी संदेश देने वाला ही इनके मॉडल में सबसे मेन आदमी है। ठीक है, हालांकि इन्होंने कोई कह सकते हैं इस तरीके का कोई इन्होंने एक संरचना में कोई मॉडल प्रस्तुत नहीं किया था, कोई चित्र में इन्होंने कोई इतना मॉडल नहीं दिया था, नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने संदेश देने वाले को ज्यादा फोकस किया था। खैर आते हैं पॉइंट पर, सूचना सामग्री की गुणवत्ता। यानी कि अगर आपके पास संदेश, अगर आपके पास संदेश जो है वो अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आपकी चीज को कोई पसंद ही नहीं करेगा। आप कुछ भी बोलते रहिए, उल्टा सीधा बोलते रहिए, कुछ भी, आपके ग्रामर सही नहीं है, आपके शब्द सही नहीं है, आपके जानकारियां सही नहीं है, उसमें जो आप बताना चाहते हैं वो चीजें ठीक नहीं है, आप गलत गलत बोल रहे हैं, तो कोई सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। आदमी आपको सुनाने और लगेगा, सुनने तो छोड़ दीजिए, सुनाने और लगेगा। तो सूचना सामग्री की गुणवत्ता होनी चाहिए। यानी अगर सूचना सामग्री, यानी अगर आपके मैसेज की क्वालिटी ठीक नहीं है तो आपकी कोई संदेश को, आपके कोई मैसेज को सुनेगा ही नहीं। उसके अलावा चौथी चीज, भाषा का प्रभावी उपयोग। भाषा का प्रभावी उपयोग। देखिए 4 यहां हो गए, यहां लिखने में बड़ी दिक्कत है तो हम ऊपर लिखेंगे इसके बाद। यहाँ नंबरिंग लिख देते हैं 1 2 3 4। चौथी चीज है भाषा का प्रभावी उपयोग। यानी जो आपकी लैंग्वेज है उसका उपयोग करिए प्रभावी तौर पर, प्रभावी तौर पर उसका उपयोग करिए। यानी अगर आप हिंदी में कोई बात बताना चाह रहे हैं तो आप अपनी बात जो है उसको हिंदी में बताइए और एक प्रभावी इफेक्टिव उपयोग करिए। यानी कि ये नहीं कि बीच बीच में आपकी हिंदी गड़बड़ाने लग जाए, ग्रामर ही सही ना हो, वर्तनी सही ना हो। वर्तनी मतलब जो शुद्ध अशुद्ध वाली चीजें जो है पता चले आप अशुद्ध बोलने लग जाए, ग्रामर एरर हो, तमाम तरह की बातें होती हैं हिंदी में। तो प्रभावी उपयोग होना चाहिए भाषा का। यानी जो आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, कन्नड़ में, मलयालम में, जो भी भाषा में आप बात कर रहे हैं उसका प्रभावी उपयोग करना आपको आना चाहिए। ये होगी नंबर 4 वाली चीज। अब आते हैं नंबर 5, यहां लिख रहे हैं, देखिए ऊपर। तो 4 चीजें हो गई। नंबर 5 पे आएगा श्रेष्ठ संचार कौशल। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। यदि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप खूब, आपके अंदर भाषा का ज्ञान हो, खूब आपके अंदर, आपके पास खूब अच्छी मैसेज हो, आपके पास लक्षित वर्ग की खूब, मतलब आपके टारगेट ऑडियंस की खूब आपको समझ हो, आपके शब्दों को खूब अच्छा चुनाव कर लेते हो, लेकिन ये सब फेल हो जाएंगी यदि आपके अंदर श्रेष्ठ संचार कौशल नहीं है। तो 5वीं चीज कि आपके अंदर श्रेष्ठ संचार कौशल होना जरूरी है। यदि इसको इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे कि गुड कम्युनिकेशन स्किल। हालांकि गुड नहीं, श्रेष्ठ के लिए हम कहेंगे बेस्ट, बेस्ट, एकदम बढ़िया वाली कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, जिससे कि आप जो भी बताना चाहते हैं, जो भी लोगों तक सूचनाएं देना चाहते हैं, वो आप अच्छी तरह से दे सकें। तो श्रेष्ठ संचार कौशल होना चाहिए। इसके बाद 5 चीजें हो गई। 6वीं चीज होती है, 6वीं चीज क्या होती है? प्रभावित करने की योग्यता। अरस्तु जी ने एक और बात बताई सेंडर के लिए, संदेश देने वाले के लिए, कि उसके अंदर प्रभावित करने की योग्यता भी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई हम जो बोल रहे हैं वो लोगों तक पहुंच जाए, इफेक्टिव तरीके से बोले, दमखम हो बात में, तो प्रभावित करने की योग्यता। तो देखिए ये 6 चीजें हो गई। शब्दों का चुनाव, अच्छे शब्दों का चुनाव होना चाहिए। शब्दों का चुनाव जो है बहुत ही खास चीज होती है संचार में। तो ये दरअसल उन्होंने कि ये बताया था कि अच्छे संचार के लिए ये सब चीजें अगर होंगी तभी वो संचार हो पाएगा, नहीं तो फिर वो संचार अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। उसके बाद लक्षित वर्ग की सूझबूझ, नंबर 3 सूचना सामग्री की गुणवत्ता, नंबर 4 भाषा का प्रभावी उपयोग, नंबर 5 श्रेष्ठ संचार कौशल, एंड नंबर 6 पाठक को या जिसको आप सूचना देना चाहते हो, लक्षित वर्ग, उसको प्रभावित करने की योग्यता।
तो 6 चीजें जो हैं ये इन्होंने अरस्तु जी ने जो संदेश दे रहा है उसके संदर्भ में बताई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद समय समय पर अन्य भी संचार की मॉडल्स आए। ये तो खैर बहुत ही शुरुआती मॉडल था। उसके बाद हम 2 मॉडल और इस क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी यदि हम सभी इसी मॉडल में पढ़ लेंगे। तो 2 मॉडल और पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे बुलेट मॉडल और एक पढ़ेंगे हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी, तो निडल मॉडल। तो 2 चीजें और पढ़ेंगे इसमें। तो ये तो भाई देखिए हो गया अरस्तु मॉडल। इससे पहले कि इसको हम स्क्रीन से हटाएं, एक बार फिर से इन 6 पॉइंट्स को बिल्कुल रट लीजिए, समझ लीजिए कि अगर एक भी चीज, वैसे तो देखिए आलोचना करने वाले तो देखिए हर चीज में आलोचना करते हैं, अरस्तु मॉडल की भी आलोचना की गई होगी, लेकिन जो इनकी बात थी ये आज भी संचार के क्षेत्र में बहुत ही जरूरी बातें थी कि अगर आपको एक अच्छा संचार कर्मी बनना है, आपको अपने मैसेज को अच्छे से अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, तो इन 6 चीजों का ज्ञान होना, इन 6 चीजों की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अरस्तु मॉडल हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले कि हम हेराल्ड लासवेल, शैनन वीवर जैसे मॉडल्स में आए, उससे पहले हम जरा बुलेट थ्योरी और हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी इसको और पढ़ लेते हैं आज की इस क्लास में। एंड उसके बाद जो अन्य जितने भी मॉडल्स हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगला मॉडल है बुलेट मॉडल। जिसको बुलेट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बुलेट मॉडल क्या है? बुलेट मॉडल ये होता है कि इस मॉडल में ये कहा गया, अच्छा ये बुलेट मॉडल किसने कहा, किसने इसका शुरुआत की, किसने कहा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दरअसल बुलेट मॉडल के जो प्रारंभिक विद्वान हैं, ठीक है, उन्होंने ये बात कही थी कि भाई बुलेट मॉडल में क्या होता है कि जब कोई सूचना लोगों तक पहुंचाई जाती है, जब कोई जानकारी किसी को दी जाती है, तो बिल्कुल बुलेट की गोली की तरह लोगों के दिमाग में घुसती है वो सूचना, जिससे कि लोग बिल्कुल प्रभावित हो जाते हैं। कि मतलब जैसे बुलेट की गोली, जैसे गोली मारने पर, जैसे बुलेट वाली जो गोली होती है उसको जब मारा जाता है तो एकदम आदमी का घुस जाती है, एकदम से वो आदमी काम तमाम हो सकता है कि हो जाए उसका। तो इसी तरीके से इस थ्योरी में ये कहा गया कि इंसान के अंदर खुद की समझ नहीं होती, उसको अगर बुलेट थ्योरी से प्रभावित, यानी अगर उसको किसी कोई संदेश दे दिया जाए तो आदमी उससे तुरंत प्रभावित हो जाएगा, अपनी राय वो बदल देगा। ठीक है, तो बुलेट मॉडल में ये कहा गया कि इंसान जो है वो निष्क्रिय होते हैं, उनके अंदर खुद समझ नहीं होती, उनको बस संचार की एक गोली दे दी जाए, अगर इसे धड़ाम से मार दिया जाए तो उनकी राय जो है वो प्रभावित हो जाती है। लोग जो है उनमें संचार बहुत तेजी से असर करने लग जाता है। लेकिन इसकी आलोचना बहुत हुई। आलोचना यही हुई कि भाई ऐसा है कि इंसान जो है वो इसकी आलोचना के बारे में जब लोगों ने कहा, जब विद्वानों ने आपस में बातचीत की, तो इस तरीके से बातचीत की कि भाई ऐसा है कि आपने तो कहा कि भाई इंसान निष्क्रिय होते हैं, उनमें समझ नहीं होती, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये होती है कि इंसान अपने हिसाब से संचार माध्यम को सिलेक्ट करता है। अगर किसी को मोबाइल में खबरें देखना पसंद है तो वो मोबाइल पे देखेगा, उसको टीवी में अगर न्यूज चैनल पसंद नहीं है तो वो न्यूज चैनल नहीं देखेगा। हालांकि टीवी में भी अब न्यूज चैनल्स आ गए हैं, लेकिन मैं कैटेगरी उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक नहीं पसंद है तो वो डिजिटल देखेगा, डिजिटल नहीं पसंद है तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक देखेगा। इंसान अपने अपने हिसाब से संचार माध्यमों को सिलेक्शन करता है और उसके अंदर समझ होती है, वो विश्लेषण करता है, तब वो खबरों को जान समझ पाता है। लेकिन बुलेट मॉडल तो भाई कुछ और ही कहता था। उसका तो मतलब है कि इंसान तो बिल्कुल कुछ होता ही नहीं है, उसके अंदर कोई बुद्धि नहीं होती, समझी नहीं होती, बस जो कही दो, जो एकदम बुलेट की ऐसे गोली के तरीके उसके अंदर घुसा दो, वही वो असर कर जाएगा। तो ये तो था भाई बुलेट मॉडल। ठीक है, बुलेट मॉडल में एक और चीज आती है कि 1922 में एक किताब लिखी थी पब्लिक ओपिनियन, उसमें लिपमैन ने अपनी किताब लिखी थी पब्लिक ओपिनियन।
इसमें इन्होंने इसके बारे में कहा था, किसके बारे में, बुलेट मॉडल के बारे में, कि इंसान के अंदर एक तस्वीर का निर्माण हो जाता है। जब उस तस्वीर का निर्माण हो जाता है, वो तस्वीर बन जाती है जिसके बारे में उसको संचार के जरिए बताया जाता है। यानी कि इन्होंने ये कहा कि इंसान के अंदर एक तस्वीर बनाती है कौन, मास मीडिया। मीडिया के जरिए, जो मीडिया ने कहा इंसान उसको ग्रहण कर लेता है और फिर वैसे ही सोचने लगता है अच्छा अच्छा आग लगी है, अच्छा अगर मीडिया ने कह दिया कि अगर आग में 20 लोग मारे गए हैं तो इंसान के अंदर एक इमेज बन गई कि हाँ 20 लोग मारे गए होंगे। तो ये बताया पब्लिक ओपिनियन में लिपमैन ने, ठीक है। तो हालांकि इनका पूरा नाम था वाल्टर लिपमैन, मैंने सिर्फ लिपमैन लिखा हुआ है। तो ये तो था भाई कि बुलेट मॉडल में एक किताब के जरिए लिपमैन ने बताया। इसी तरीके से अलग अलग विद्वानों के अपने अपने मत हैं, लेकिन सबका मत यही कि बुलेट मॉडल जो है वो, उसमें क्या होता है कि इंसान के अंदर खुद की कोई समझ नहीं होती और इंसान जो है वो बुलेट की तरीके, बुलेट की गोली की तरह जो है वो संचार जो है, जो संदेश जो है वो इंसान पर प्रभाव छोड़ने लगता है, प्रभावित करने लगता है इंसान को। तो ये तो हो गया भाई बुलेट मॉडल, ठीक, जिसके आलोचना बहुत हुई। इसके बाद हम बात करते हैं हाइपोडर्मिक, ये तो होगा हमारा सेकंड मॉडल। हमारा थर्ड मॉडल है हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी, निडल मॉडल या निडल थ्योरी। निडल मॉडल देखिए, हाइपोडर्मिक निडल नाम से स्पष्ट है। हाइपोडर्मिक निडल का मतलब होता है कि जैसे कोई जैसे मान लीजिए ये निडल है, जैसे निडल के माध्यम से लोगों को क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। कोई दवा जो इस निडल में भरी जाती है और यहाँ सुई लगी होती है और इंसान की त्वचा में घुसाई जाती है। इंसान को यदि बुखार है तो बुखार को दूर करने वाले जो दवाई होती है उसको इसमें लिक्विड फॉर्म में इसको भरा जाता है और इंसान के शरीर में उसको लगाया जाता है। या दर्द की समस्या है तो दर्द वाला इंजेक्शन, जो भी उद्देश्य है डॉक्टर का, वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए डॉक्टर इसमें दवा भरता है और इंसान के अंदर लगा देता है। इसी तरीके से हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी में क्या हुआ, इस मॉडल में क्या हुआ कि विद्वानों ने इसके बारे में ये व्याख्या की, ये बताया कि किसी एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी एक विशेष चीज को पूरा करने के लिए, किसी एक मिशन को पूरा करने के लिए जब कोई आदमी अपना संदेश लोगों तक पहुंचाता है तो उसको कहा जाता है हाइपोडर्मिक निडल मॉडल, निडल थ्योरी। इसका जो हाइपोडर्मिक का जो यूज है ये आज भी बहुत होता है। चुनावों के समय लोगों की राय को प्रभावित करने के लिए, अगर कोई कांग्रेस का है तो वो बिल्कुल कांग्रेस की विचारधारा को एकदम फैलाएगा। कोई नेता, कोई भी राजनेता, कोई भी इस तरीके के मीडियम्स जो कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, कोई भाजपा को जिताना चाहेगा तो वो भाजपा की बातें लोगों तक पहुंचाएगा ताकि लोगों तक वो बातें असर कर जाएं, ठीक है। तो उसको कहा जाता है कि हाइपोडर्मिक निडल, यानी संचार रूपी, संचार को यदि यहाँ निडल का नाम दे दिया गया है कि संचार रूपी निडल के माध्यम से लोगों की राय को प्रभावित करना, लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना, लेकिन एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए, एक विशेष लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब कोई सूचना लोगों तक पहुंचाई जाती है तो वो हाइपोडर्मिक निडल मॉडल कहा जाता है उसको। तो इस हाइपोडर्मिक का मतलब और बुलेट का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ये तीन मॉडल हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, पहला अरस्तु, दूसरा बुलेट, तीसरा हाइपोडर्मिक। अगली क्लास में हम लोग कई सारे मॉडल्स हैं, शैनन वीवर हैं, ऑसगुड हैं, श्रैम हैं, तमाम तरीके के, श्रैम एंड विल्बर, अलग अलग तरीके के मॉडल्स हैं।